नाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी लेसन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इकॉनमी, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इकॉनमी में आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एंड आई थिंक कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। अगेन ये भी बहुत अच्छी आर्टिकल है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये काफ़ी लेंदी आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल काफ़ी लेंदी है लेकिन एकदम से डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस बताया जा रहा है कि इंडिया के लिए प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस क्या क्या है, तो इन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, तो चलिए देखते हैं बातें क्या क्या की जा रही है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आरबीआई के द्वारा भी रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर, और एक यहाँ पे एक इशू किया गया है क्या, तो कंसेप्ट नोट, जो कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए है। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझे तो पायलट प्रोजेक्ट कहने का क्या मतलब है। कई बार आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट कहने का क्या मतलब है, इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पे 9 प्रोमिनेंट बैंक है जिनको कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट में। तो ये 9 बैंक कौन कौन से, सबसे पहले एसबीआई है, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है और एचएसबीसी बैंक है। तो ये 9 ऐसे बैंक हैं जिनको कि इस प्रोजेक्ट में रखा गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि पायलट मीन्स शॉर्ट में और यहाँ पे पैन इंडिया, दो तरीके की प्रोजेक्ट होती है, पैन प्रोजेक्ट और पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि चलो पहले ट्रायल बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या जो ये इनिशिएटिव है, ये स्कीम है, ये सच में सक्सेस होगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। तो कुछ स्टेट में या फिर कुछ बैंकों के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करके इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर ये सक्सेस हो पाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको पैन इंडिया में इसको फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। इट मीन्स कि ऑल ओवर द इंडिया में, देश के कोने कोने में ये स्कीम आपका चलेगा। तो इसलिए पायलट प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके अभी कुछ बैंक ही यहाँ पे इंक्लूड है। पायलट फेज़ में अगर देखें तो आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी यूज़ यहाँ पे इशू किया जाएगा हर एक बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अकाउंट में, वो भी रेगुलर इंटरवल पे। और ये क्यों है, तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है, जीसेक वगैरह जो होती है, उसको यहाँ पे सेटलमेंट किया जाएगा डिजिटल करेंसी को इशू करके। चलिए देखते हैं आगे फिर कुछ बातें। तो ये कंसेप्ट नोट का जो पर्पस है, ये बस इसलिए है क्योंकि जो डिजिटल करेंसी है उनके लिए अवेयरनेस फैलाना लोगों में। और यहाँ पे क्या है कि बताया जाएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, चॉइसेस क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है और रिस्क क्या क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इशू करने का। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अमेंडमेंट की भी बात की जा रही है कि अगर हम लोग डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं तो आरबीआई का जो एक्ट है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करना होगा। और इसमें क्या है कि डिजिटल रुपी को इंक्लूड करना होगा। इट मीन्स कि बैंक नोट जो होता है, बैंक नोट के डेफिनेशन में डिजिटल करेंसी को भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, इसमें अभी तक सिर्फ आप देखो बैंक नोट के बारे में बात किया जाता है, जो फिजिकल करेंसी हम लोग आज के डेट में नोट वगैरह लेकर घूमते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी के बारे में 1934 के आरबीआई एक्ट में कोई भी बातें नहीं की गई है। तो उसके बारे में यहाँ पे अमेंडमेंट करना होगा। अब समझते हैं डिजिटल रुपी एज अ प्रपोज बाय जो कॉन्सेप्ट नोट के द्वारा यहाँ पे लाया जा रहा है। तो देखिए जैसा कॉन्सेप्ट नोट कहा जा रहा है, तो जो डिजिटल रुपी का जो डिज़ाइन होगा वो बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करेगा, और जो डिसीज़न होगा वो कुछ सर्कमस्टांसेस कि हमारी इकॉनमी कैसे चल रही है और कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से डिजिटल रुपीज़ जो है इसको डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 फॉर्म का रहेगा ये डिजिटल करेंसी। सबसे पहले रिटेल फॉर्म में रहेगा एंड देन होलसेल फॉर्म में रहेगा। रिटेल फॉर्म कहने का मतलब है कि ये देखिए जो यूज़ किया जाएगा ये सारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यूज़ किया जाएगा, नॉन फाइनेंशियल जो कंज्यूमर है उनके द्वारा, और जितने भी बिजनेसेस हैं उनके द्वारा यहाँ पे डिजिटल करेंसीज यूज़ किया जाएगा, ठीक है, रिटेल में। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग होलसेल देखें तो ये बस डिज़ाइन किया जा रहा है और ये रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा ही इसको जो है एक्सेस किया जाएगा। तो ये दोनों तरीके की जो डिजिटल करेंसीज है उसको हमने देखा। अब समझते ई रूपी। तो ये ई रूपी भी आपका यहाँ पे जो है वो भी स्ट्रक्चर किया गया एज ए टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड, ठीक है। ई रूपी के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था, आई थिंक वी वेर डिस्कस्ड इन अगस्त और सितंबर मंथ ऑफ अगस्त मंथ ऑफ विजन एज करेंट अफेयर्स मैगजीन। ओके, तो सो प्लीज़ चेक इट आउट। तो ई रुपीज़ जो है वो भी यहाँ पे डिजिटल करेंसी के ही फॉर्म में है। तो एक्चुअली इसको टोकन बेस्ड है या फिर अकाउंट बेस्ड है।
टोकन बेस्ड अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बैंक नोट वगैरह हो गया। तो टोकन बेस्ड कहने का मतलब है कि जब आप टोकन कहीं पे भी कुछ परचेज़ करने जाते हो, जैसे कि समोसे वगैरह अगर किसी शॉप में लेने जाओगे, तो वो लोग टोकन देते हैं। जब आप रुपीज़ दो तो वो टोकन देते हैं कि अच्छा चलो इतने समोसे वगैरह लेना है। तो वही चीज़ है कि जैसे ही आपने टोकन लिया तो इट मीन्स कि वो पैसे आपके हो गए, इट मीन्स कि वो चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। तो ई रुपी यहाँ पे एक टोकन बेस्ड भी है, फाइन। सेकेंड है कि अकाउंट बेस्ड सिस्टम भी है, जिसमें कि आप समझो कि अकाउंट बेस्ड है। तो आपका अगर कोई भी बैंक में अकाउंट है तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह तो आप रखते हो ना, कि कितना रेस्ट ऑफ द बैलेंस है, कितना ट्रांजैक्शन आपने किया। तो बेसिकली होता क्या है अकाउंट बेस्ड में, कि वहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह को और जो बैलेंस है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। और ई रुपी जो टोकन बेस्ड है वहाँ पे बेसिकली ये डिफाइन हो जाता है टोकन से। जैसे ही आपने टोकन लिया आपका वो उतना का रुपीज़ जो है वो डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेज्ड एनोनिमिटी, ये भी आपका इसी तरीके से कि एनोनिमिटी जो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए है या फिर ट्रेसेबल होगा हाई वैल्यू के लिए। अगर हम लोग डिजिटल करेंसी की इंडिया में बात करें तो वो 2 टियर में बेस्ड है। एक तो है इनडायरेक्ट मॉडल और एक होगा आपका यहाँ पे नॉन रिमनरेटिव, यानी कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, जिसमें कि इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पहले तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि मॉडल क्या है, यानी कि यहाँ पे जो डिजिटल करेंसीज़ है उसके मैनेजमेंट के लिए किस तरीके का मॉडल है। तो सिंगल टियर मॉडल है जो कि डायरेक्ट मॉडल होगा। 2 टियर मॉडल है जिसमें कि इंटरमीडिएट मॉडल होगा, और 2 टियर में ही आपका एक इनडायरेक्ट मॉडल है और हाइब्रिड मॉडल है। तो सिंगल मॉडल कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि सारे जितने भी डिजिटल करेंसी की सिस्टम है ना उसको मैनेज करेंगे। यानी कि डिजिटल करेंसी इशू करना है, इसके अकाउंट को देखते रहना है, उस अकाउंट में कितना वेरिफिकेशन हो रहा है, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इन सबको यहाँ पे वेरीफाई वगैरह। इट मीन्स कि ई डिजिटल करेंसी से रिलेटेड जो भी काम है ना वो यहाँ पे सिंगल टियर के अंदर सिर्फ आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, जो कि यहाँ पे काम करेंगे। 2 टियर में क्या होगा कि यहाँ पे एक तो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप समझो कि कोई इंटरमीडियरी होंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट तो इंटरमीडियरी के थ्रू होते हैं, और सेंट्रल बैंक जो है वो सिर्फ यहाँ पे होलसेल वाला जो यहाँ पे डिजिटल करेंसी है ना उसको ट्रैक करेंगे। और हाइब्रिड में क्या होगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी को इशू करेंगे, वो भी अदर एंटिटी को, जो कि फिर उसमें से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हाँ कस्टमर बेस्ड जो है एक्टिविटीज़ वो देखेंगे। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे 2 पार्टी होंगे, एक तो यहाँ पे हमारा आरबीआई हो गया और एक और कोई एंटिटी होंगे। ये दोनों मिलके जो है यहाँ पे काम करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। अब समझते हैं कि फीचर्स क्या क्या होगा डिजिटल करेंसी का। डिजिटल करेंसी देखिए एक सॉवरेन करेंसी है, ऑब्वियस है, क्योंकि जो भी यहाँ पे करेंसी आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है वो हमारे पूरे देश में उसको लीगल टेंडर मानते हैं और एक सॉवरेन करेंसी होता है। इससे क्या होगा कि जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो पाएगा, और इससे हम लोग जो डीएलटी एक टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, और ये जैसे कि ब्लॉकचेन काम करता है उस हिसाब से हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी सिक्योर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी कोई भी डिटेल्स है, जैसे कि नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सब जो है एक ब्लॉक बनते हुए यहाँ पे आपका स्टोर होता है, यानी डिकोड हो जाता है। अगर आपका नाम कुछ भी है, ABC है, तो ये डिकोड हो जाएगा 1 2 3 में, और फिर ये एक ब्लॉक बन जाएगा और ये इस तरीके से स्टोर होते जाता है। तो जितने ट्रांजैक्शन है वो इस तरीके से ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होता है, और फिर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं चेन से। सो दैट्स वाई इसको नाम दिया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ओके। होल्डर जो होंगे डिजिटल करेंसीज़ के, उनको यहाँ पे बैंक अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही लाइबिलिटी जो होगा सेंट्रल बैंक का वो बैलेंस शीट का होगा। सेफ़ स्टोर है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ़ है। फंजिबल यहाँ पे लीगल टेंडर भी है, यानी कि फ्रीली ये कन्वर्टिबल है। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो कन्वर्ट करने की बात होती है वो फ्रीली कन्वर्टिबल है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिजिटल करेंसी, जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें। अब देखते हैं बेसिकली कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी कहती क्या है। आरबीआई के द्वारा देखिए इशू किया गया है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, तो ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग आज के डेट में 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी लीगल टेंडर है, कानूनी तौर पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया जाएगा कि इसकी लीगल टेंडर को समाप्त करते, तो वो बस एक पेपर रह जाएगा, वो नोट रहेगा। जैसे कि आपको याद होगा 2018 में 500 और 1000 की नोट्स को लीगल टेंडर ख़त्म कर दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें आरबीआई एक्ट जो 1934 है, इसके तहत आरबीआई के पास सोल राइट है कि वो बैंक नोट को इशू करें। बैंक नोट आज के डेट में हम लोग जितने भी नोट को यूज़ करते हैं वो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। सिर्फ कॉइन है
जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, और जितने जो भी यहाँ पे आप कॉइनेज एक्ट के अंदर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 रुपीज़ का कॉइन जो है वो यहाँ पे 1 रुपीज़ की जो नोट है, ठीक है, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, और जो कॉइन है वो कॉइनेज एक्ट 2011 के द्वारा यहाँ पे लाया जाता है। अब समझते हैं मनी का कुछ की कंसेप्ट समझिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो डेफिनेशंस है उसकी क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। व्हाट इज़ मनी? तो मनी एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, बड़ी सी टर्म है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनटेंजिबल सिस्टम है वैल्यू का। इट मीन्स कि एक जो भी मनी है आपके पास, जो भी नोट है, उसको देकर आप सामान खरीद सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है, अभी भी कर सकते हो और ये चीज़ फ्यूचर में भी कर सकते हो। करेंसी क्या होता है? करेंसी मीन्स एक टेंजिबल ये फॉर्म ऑफ मनी है, और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ये भी एक मनी होता है, या तो फिजिकल हो गया या तो डिजिटल हो गया। हम लोग फिजिकल करेंसी भी बोलते हैं, हाथ में हमारे नोट वगैरह है। डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, जो कि हम लोग के हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग आज की डेट में इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लीगल टेंडर कहने का मतलब है कि ये भी एक करेंसी है, जो कि यहाँ पे लीगल, कानूनी तौर पे ये लीगल है, इसको डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हम लोग को चीज़ें खरीदनी है या फिर हमें सर्विसेज लेनी है, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सारे करेंसी, नोट्स हो गए, कॉइन हो गए, और अभी जो डिजिटल करेंसीज़ है, ये सब लीगल टेंडर है हमारे इंडिया में। फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी भी एक फॉर्म ऑफ करेंसी है, जो कि एक लीगल टेंडर जैसा डिक्लेयर किया जाता है, और इसमें सारे टाइप्स ऑफ करेंसी इंक्लूड है, यानी कि हमारे देश भर में जितने भी करेंसी है, कॉइन है, नोट्स है, वो सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। इसी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमोडिटी मनी होता है। कमोडिटी मनी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये कुछ मटेरियल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इससे जो मनी निकल कर आता है उसको हम लोग कमोडिटी मनी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी है, जो कि फिजिकल कमोडिटी से ये बैक्ड होता है, और इसको सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या हो गया? चेक वगैरह, जैसे कि आप पैसे नहीं देके चेक इशू कर देते हो, तो ये रिप्रेजेंटेटिव मनी है। क्रेडिट कार्ड है, यानी कि आपके हाथ में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप चीज़ें खरीद रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड भी आपका रिप्रेजेंटेटिव मनी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी आप देखो कि एक ऐसा करेंसी है जो कि यूज़ किया जाता है, और इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी ये भी आपका जो है डिजिटल करेंसी है, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं और इसको टच भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम लोग इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि इसको लीगल टेंडर नहीं दिया गया हमारे इंडिया में आरबीआई के द्वारा, ओके। तो आई होप कि अब आपके माइंड में ये जो डिफरेंस है मनी, करेंसी और फिएट करेंसी, इन सब के बीच में जो एक कन्फ्यूजन होता है वो अब दूर हो गया होगा, ओके। चलिए अब समझते हैं कि अभी जो ये डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये कितना रैशनल है, कितना हद तक सही है हमारे देश के लिए। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जितना हम लोग फिज़िकल कैश मैनेज करते हैं, यानी कि अगर आप लोग देखो कि आज के डेट में अगर आप लोग भी जितने भी जैसे यूपीआई कोड यूज़ करते हो या फिर पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो, तो उससे भी आप लोग को एक इजी वे लगता होगा कि चलो ठीक है, अब करेंसी कैरी करने का जो एक प्रेशर होता था कि हाथ में पैसे नहीं है, वो वाली प्रॉब्लम तो यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गई ना। तो वैसे ही आप समझो कि डिजिटल करेंसी होगा, तो इससे क्या है कि जो फिज़िकल कैश मैनेजमेंट करना जो होता था, अब उन सारी चीज़ों से लोग बच पाएंगे। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल, सोशल और जो गवर्नेंस कॉस्ट है, वो भी यहाँ पे करेंसी मैनेजमेंट के साथ भी यहाँ पे मैनेज हो पाएगा, तो ये भी एक बात है। साथ ही अगर हम लोग देखें जो डिजिटाइजेशन का भी कॉज है, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे हमारी सरकार फोकस कर रही है मेनली डिजिटाइजेशन पे। तो डिजिटाइजेशन करना है जिससे कि लेस कैश इकॉनमी होनी चाहिए, कि हमारे इकॉनमी में जो कैश की सर्कुलेशन है, फिज़िकल कैश की, वो कम हो जाएगी। कंपटीशन सपोर्ट हो पाएगा, इससे काफ़ी इफ़िशिएंसी आ पाएगी, पेमेंट में इनोवेशन हो पाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखिए, फॉर एग्जांपल ऐसा बताया जा रहा है कि जो डिजिटल करेंसी है, इससे स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होगा। जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का जो होता है, जैसे डीबीटी आप देखते हो कि आज की डेट में एक सिंपल एग्जांपल लूँ तो पीएम किसान स्कीम है, जिसमें कि किसानों को यहाँ पे 6000 दिया जाता है पर ईयर। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जितने भी बेनिफिशरीज होते हैं फार्मर्स में, उनको यहाँ पे सरकार के द्वारा डीबीटी के थ्रू कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें कोई फिजिकल कैश नहीं दिया जाता है, कोई इंटरमीडियरीज़ की यहाँ पे इंक्लूजन नहीं है। तो ये भी आप देखते हो कि जितनी भी स्कीम है जिसमें कि बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे पैसे देने हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक ये स्मूथ हो जाता है। साथ ही इससे क्या होगा कि डिजिटल जो करेंसी की यूज़ यहाँ पे जो होगी वो एक्सप्लोर हो पाएगी। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही बेटर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही अगर देखें तो फिनेंशियल इंक्लूजन में भी सपोर्ट मिल पाएगा। कहने का मतलब है कि आप देखो
कि हर एक लोगों को यहाँ पे बैंक अकाउंट से जोड़ा जा रहा है। जो पीएम जनधन योजना था, तो ये जनधन योजना का जो स्कीम आया था जिसमें कि लोगों के पास ऐसा कहा गया था कि हर एक लोगों के पास एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। फिनेंशियल इंक्लूजन, हर एक लोग जो है अपनी पैसे कहाँ सेव करके रखते हैं, तो घरों पे सेव करके रखते हैं, तो इसलिए उनके पास बैंक अकाउंट होगा तो वो बेटर तरीके से अपना जो है बैंकों में पैसा सेव करके रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर बैंकों में अकाउंट है और बैंकों में वो पैसा सेव करके रख रहे हैं, इट मीन्स कि वो फिजिकल जो कैश है वो उनके पास कम होगा, अकाउंट में उनके पास पैसे रहेंगे। अब अकाउंट में पैसे है तो उनको विड्रॉवल करने की टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो आराम से कहीं पे भी जाए तो जो डिजिटल करेंसी है उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर सके। ओके, तो ये भी एक बेटर तरीके से आप देखोगे कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फिनेंशियल इंक्लूजन में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि चलो ठीक है, एक बैंक अकाउंट हो जाना चाहिए, बैंक अकाउंट रहेगा तो उसमें पैसे रहेंगे और उस पैसे से क्या होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते रहेगा। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि गाँव में रहते हैं, किसान भाई हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनको पैसे देने होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जब बच्चे आएंगे घर पे तभी पैसे देने होंगे, जब भी यहाँ पे मन करेगा गार्जियन जो है अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो करते रहेंगे, है कि नहीं। तो ये भी एक बेटर हो जाएगा। साथ ही जो ट्रस्ट है कॉमन मैन का हमारे नेशनल करेंसी में, वो भी यहाँ पे बढ़ पाएगा और सेफगार्ड भी हो पाएगा। जैसे कि आप देखो फिजिकल करेंसी में हमें बहुत ट्रस्ट होता है। अगर हमारे हाथ में आज भी 500 के नोट्स होते तो उसमें से आप तो एक देखोगे कि जो शॉपकीपर होते वो बड़ा ध्यान से देखते हैं कि ये असली है कि नकली है। और साथ ही साथ आप समझो कि अगर आप किसी को फिजिकल कैश दे रहे हो तो उसमें एक काइंड ऑफ ट्रस्ट होता है कि हाँ ये सही है। तो वैसे ही डिजिटल करेंसी में भी लोगों का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे डेवलप हो पाएगा। अब समझते हैं कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये क्या नहीं है। तो देखिए, मोबाइल मनी नहीं है। सबसे पहले ये आप समझिए कि जो डिजिटल करेंसी है ये डिफरेंट है। जितने भी आज के डेट में आप लोग डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि यूपीआई वगैरह है या फिर अदर वैलेट वगैरह यूज़ करते हो, कार्ड पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफ़र करते हो, इन सब से डिफरेंट है। इसी चीज़ को हम लोग डिजिटल करेंसी नहीं कह रहे। तो इसलिए एक अलग से आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ डिजिटल करेंसी। मोबाइल मनी क्या होता है? मोबाइल मनी कहने का मतलब है कि आप अब आज के डेट में जैसे मैं कहीं भी निकलती हूँ तो मोबाइल कैरी करती हूँ। पहले क्या होता था कि एक अलग से वैलेट पर्स कैरी करो जिसमें पैसे होने चाहिए, बट आज की डेट में मोबाइल कैरी करती हूँ, चाहे वो मैं सब्जी खरीदने क्यों ना जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जो है आप आराम से पेटीएम वगैरह कर सकते हो। तो अगर डिजिटल करेंसी की बात करूँ तो ये मोबाइल मनी नहीं है, ये एक नए तरीके का पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, मोबाइल मनी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि कमर्शियल बैंक से ये लायबिलिटीज़ है, यानी कि आप जो भी अगर यूपीआई कर रहे हो, पेटीएम वगैरह भी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बैंक से कनेक्टेड है आपका अकाउंट वो लायबल है। लेकिन अगर हम लोग देखें डिजिटल करेंसी तो ये डायरेक्ट लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक की। तो यहाँ पे छोटे छोटे बैंक नहीं, जो आरबीआई है उससे यहाँ पे आपका कनेक्शन है। ठीक है, मोबाइल बैंक की बात करूँ तो मोबाइल वैलेट जो है वो यहाँ पे नो योर कस्टमर एज लिमिटेशन भी है, यानी कि केवाईसी वगैरह भी आपको फॉर्म फिलअप करना होता है अगर आप पेटीएम वगैरह भी यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी की बात करूँ तो ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल नेशनली है। इट मीन्स कि हमारे देश में जो भी लोग हैं वो कहीं पे भी रह रहे हैं हमारे देश में, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एज लिमिटेशन है या फिर केवाईसी फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मोबाइल मनी की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरमीडिएरी बैंक की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देखो कि अगर पेटीएम है, पेटीएम बैंक यूज़ कर रहे हो तो इसमें भी आपका जो है किसी न किसी के थ्रू स्पॉन्सर होता है, या फिर आप जो है यूपीआई भी कर रहे हो तो यूपीआई जो करते हो उसमें भी पेमेंट गेटवे होता है, लेकिन वो भी आपका किसी बैंक से ही अटैच होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिजिटल करेंसी का तो ये पीयर टू पीयर यहाँ पे आपका पेमेंट मैकेनिज़्म है। इट मीन्स कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी शॉपकीपर को पे कर रही हूँ तो अभी क्या है, यूपीआई के थ्रू करती हूँ, पेटीएम करती हूँ, फ़ोन पे करती हूँ, लेकिन डिजिटल करेंसी क्या होगा कि डायरेक्ट मेरा करेंसी है और मैं उससे पे कर रही हूँ शॉपकीपर को, इसमें बीच में कोई इंटरमीडिएरीज नहीं होगा। अब ये आप सोच पा रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो इसको थोड़ा सा और आपको डेप्थ में समझना होगा। देखिए, ये जो डिजिटल करेंसी है ये डिजिटल है और वर्चुअल करेंसी भी है, बट इसको हम लोग जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है ना उससे हम लोग इसको नहीं कंपेयर कर सकते। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके, देखिए, अगर हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें तो इसका क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे आरबीआई जो है इसको ऑथराइज़ कर रही है। कल को अगर आपका पैसे का लॉस होता है तो आरबीआई इसकी भरपाई करेगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई माई बाप नहीं है। इट मीन्स कि इसके कोई पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ये बस अपने आप में चलता है, कंपनी जो है ये सेल्फ सेंटर्ड है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज दिखेगा। इट मीन्स कि आपका अगर यहाँ पे पैसा गुमा तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो क्रिप्टो करेंसी में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा जो है शेयर मार्केट में यहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं, काफ़ी हाई वॉलेटाइल भी है। कभी इसकी
जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी घट भी जाती है, तो एक ह्यूज लॉस देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग डिजिटल करेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे लेस वॉलेटाइल है। उसके अलावा आप देखो फ्लेक्सिबल है यहाँ पे सप्लाई वगैरह, और लोअर प्राइवेसी भी है, ठीक है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो यहाँ लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है। आप देखोगे नहीं कि हर कोई इसको यूज़ करता है और हर जगह ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइवेसी की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। ओके, तो ये बातें हैं यहाँ पे। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ें समझ गए आप, डिजिटल करेंसी और जो क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत आसानी से कह रहे हैं कि ये सारे फ़ायदे हैं हमारे देश में, लेकिन फ़ायदे तो है, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस है ये भी समझना होगा, परेशानी भी हमें यहाँ पे देखकर चलना होगा। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग तो यहाँ पे और भी जो साइबर हैक्स वगैरह हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, उसको तो टैकल कर नहीं पा रहे। आज की डेट में आप देखो कि कोई लिंक आता है, लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं और उनके अकाउंट से जो है सारे पैसे साफ़ हो जाते हैं। उस पर तो अभी तक कोई ज़ोर नहीं है, उसके लिए तो कोई कानून अभी तक बनाया नहीं गया है। लेकिन हम लोग डिजिटल करेंसी बाकायदा लेकर आ रहे हैं, तो पता नहीं यहाँ पे साइबर हैक होगा या फिर यहाँ पे थ्रेट्स होंगे, ऑनलाइन थ्रेट्स, तो इसको कैसे टैकल कर पाएंगे, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ अभी इस तरीके की चीज़ों को टैकल करने के लिए कोई भी कानून नहीं है, तो विदाउट द लॉ हम लोग कहाँ तक चल पाएंगे, ये एक चैलेंज की बात है। थ्रेट टू प्राइवेसी है, प्राइवेसी का एक अलग ही यहाँ पे रीज़न निकल कर आता है कि हम लोग जो है यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। साथ ही अगर आप देखो तो मॉनेटरी पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे डिजिटल करेंसी को यूज़ करते हैं या फिर इसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी इनस्टेबिलिटी आएगी हमारी इकॉनमी में। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो वो भी एक अलग ही कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है। साथ ही टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस की बात की जा रही है कि लोअर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे आप देखो कि डिजिटल करेंसी की पॉपुलैरिटी के साथ पीपल्स जो है ना, वो मनी को अपने बैंक अकाउंट से भी विड्रॉ करने लगेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनको लगेगा कि अब बैंक अकाउंट में रखने से क्या फ़ायदा है, अब हमारे पास ही रहेगा, तो हम लोग इसका बेटर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल करेंसी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक आप कह सकते हो कि एक नेगेटिविटी है। करेंसी सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में। इट मीन्स कि बिना किसी प्रॉपर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के और एक हमारे पास एक कॉमन स्टैंडर्ड या फ्रेमवर्क भी नहीं है, फिर भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो जो पॉलिसी मेकर्स की एबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर पाए क्रॉस बॉर्डर फ्लोज, तो वो भी यहाँ पे लिमिट ही होगा। तो कह सकते हैं कि अगर हम लोग क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं है। ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि हम लोग देखेंगे अगर हम लोग किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज की डेट में। तो अब वही अहेड कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें कानून लाने की ज़रूरत है कि हमारी और भी जो समस्या है ऑनलाइन से रिलेटेड, वो तो अभी तक हमारी रिजॉल्व हुई नहीं, और हम लोग उसके ऊपर कुछ और न्यू इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, जो कि अलग ही एक कह सकते हो कि परेशानी ही वाली चीज़ है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जो फिनेंशियल मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, तो उसको हम लोग को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होगा। और सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पे इसका जो इम्प्लिकेशन होने वाला है, डिजिटल करेंसी की जो भी इम्प्लिकेशन होने वाली है, उसको हम लोग को समझ के चलना होगा। साथ ही जो हायर स्टैंडर्ड है साइबर सिक्योरिटी की, उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। और इंश्योर करना है जो भी कंप्लाइंसेस हैं, यानी कि एंटी मनी जो मनी लॉन्ड्री है, जैसे आप देखते हो कि ब्लैक मनी को वाइट मनी का भी यहाँ पे कन्वर्ट करने का धंधा किया जाता है, तो उस पर भी हम लोग को कहीं ना कहीं ज़ोर या फिर आप कह सकते हो रोक लगाने की ज़रूरत है। तो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर जो यहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह भी होती है, तो उसको भी हम लोग को लिमिट करना होगा। प्राइवेसी को एश्योर करना होगा, जो भी हम लोग प्राइवेसी को यहाँ पे मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि ऑनलाइन जो है अगर कुछ भी 19-20 होता है तो किसी की लाइफ भी यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। आज के डेट में आप देखते हो पल में कोई लोग जो है वायरल हो जाते हैं, कुछ भी आप देखते हो कि कुछ भी जो है लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल देते हैं या फिर इंस्टा में डाल देते हैं, पल में लोग यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। तो अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं आप देखते हो कि इसमें एक परेशानी भी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो BIS प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BIS ये है क्या, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, तो उस पर भी हम लोग को यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो BIS प्रिंसिपल समझिए। सबसे पहली ये बात यहाँ पे कही जाती है डोंट हार्म प्रिंसिपल, डू नॉट हार्म प्रिंसिपल। तो ये जो डिजिटल करेंसी है, ये आप देखो कि इसको पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और बैंकों को यहाँ पे प्रिवेंट करना चाहिए कि आप अपनी जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको परफॉर्म कर सके। साथ ही यहाँ पे को एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल भी है। जो डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मनी है उसी के साथ यूज़ होना चाहिए।
साथ ही इनोवेशन एंड एफिशिएंसी प्रिंसिपल पे बात किया जा रहा है कि जो डिजिटल करेंसीज़ है वो यहाँ पे इनोवेशन और कंपटीशन को भी प्रमोट करे, जिससे कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है और एसेसिबिलिटी है पेमेंट सिस्टम का वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है कि BIS जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे अडॉप्ट करें। ठीक है, तो पहले हम लोग को BIS जो प्रिंसिपल है उसको समझना होगा और उसी के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। फाइन, तो ये सारी यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग आगे बेटर तरीके से बढ़ सके। तो चलिए एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या सिनेरियो है। हम लोग अपने यहाँ पे तो डिस्कस कर रहे हैं कि चलो यहाँ पे हम लोग को डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करना है, बट क्या हम लोग एक और भी एक्सपीरियंस देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या सिनेरियो है। एज़ पर अगर हम लोग बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट देखें तो 90% यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो इस तरीके के डिजिटल करेंसी के साथ इंगेज्ड है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिजिटल करेंसी को ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, और फर्स्ट इसमें से आप देख सकते हो कि ब्राह्मियन सैंड डॉलर है जो कि 2020 में है, और लेटेस्ट जो है वो जमाइका का जैमडेक्स है। बहुत अदर कंट्रीज़ भी है, जैसे कि यहाँ पे चाइना है, साउथ कोरिया है जो कि पायलट स्टेज में है, और इनके द्वारा पॉसिबल लॉन्चेस जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। चाइना का एम है कि यहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ को बढ़ाना है, जो ECNY है, तो 2023 तक इसके डोमेस्टिक यूज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ कंट्रीज़ है जो कि प्रिपेयर कर रही है, तो हम लोग को भी इसी बेसिस पे आगे बढ़ते जाना है। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डिड यू नो कि जो डिजिटल करेंसी है ये डिफरेंट है, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था ई-रूपी। ठीक है, तो ई-रूपी अलग है। ई-रूपी तो वॉचर के लिए यूज़ हो रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर लोग को, अगर मान लीजिए कि मुझे सरकार जो है अगर मुझे यहाँ पे 20,000 का कुछ देना चाहते हैं कि ये लीजिए 20,000, तो 20,000 कैश नहीं देकर वो 20,000 मुझे एक वॉचर दे देंगे कि आप इसको जो है ना सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे हायर एजुकेशन लेना है, उसमें अगर मुझे फ़ी वगैरह भरना है, तो उसमें अगर मैं मुझे देना होगा तो वो एक ई-रूपी हो जाएगा, यानी कि वॉचर के रूप में ये दिया जा रहा है। फाइन, तो ई-रूपी क्या है कि ये आपका NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग प्रीलिम्स में। तो ई-रूपी जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के साथ और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पार्टनर बैंक, इन सब के साथ मिलकर यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये वन टाइम डिजिटल, आप देख सकते हो कि ये वन टाइम डिजिटल पेमेंट है, प्रीपेड वॉचर है, और एक ही बार ये आपका दिया जाएगा और एक ही बार इसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। ये कैशलेस है और कॉन्टैक्टलेस भी आपको देखने को मिलेगा, डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात की ई-रूपी, तो ई-रूपी एक पर्सन है या फिर पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, किसी पर्पस के लिए आपको दिया जाएगा। जैसे कि मैं अभी बताई कि मुझे अगर आगे पढ़ाई करनी है तो हायर एजुकेशन के लिए मुझे यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं। साथ ही QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई-वॉचर है जो बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। यूज़र्स जो है वो अपनी वॉचर को रिडीम कर सकते हैं बिना कार्ड के और पेमेंट ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के। ओके, सो ये सारी बात है। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम हमारे देश में। तो पहले आप देख सकते हो कि 1990 में ECS था, यानी कि लोगों को अगर पैसा भेजना होता था, ट्रांजैक्शन करनी होती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस था। देन 2004 में RTGS आया, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, जो कि 2 लाख से ऊपर अगर आपको भेजना है तो रियल टाइम में जो है आपका ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। NEFT 2005 में आया, जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। देन यहाँ पे IMPS है, 2010 में आया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है कि तुरंत जो है आपका पेमेंट हो जाएगा मोबाइल ऐप से। साथ ही यहाँ पे CTS है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम है। देन NACH आया, जो कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, ये 2012 में, एंड 2016 में UPI आया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे हमारा जो ऑनलाइन यहाँ पे ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से बढ़ते गया, क्या क्या यहाँ पे फेस आते गए। ओके, सो गाइज दिस इज़ वंडरफुल आर्टिकल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ऐसा आर्टिकल जिसमें आपको हर एक एंगल यहाँ पे कवर हो रहा है और हर एक तरीके से जो भी डाउट है आई थिंक वो आपका क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको आर्टिकल सुनने के बाद भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ जिसका आंसर आपको इस आर्टिकल में नहीं मिला, तो आप फ्री हो मैसेज करने में, आप टेक्स्ट कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलता होगा। सेम डे नहीं, लेकिन हाँ कभी ना कभी जब भी मैं यहाँ पे कमेंट देखती हूँ तो मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। तो इस हिसाब से आप लोग अपने माइंड में डाउट लेकर ना जाओ, कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लिया कीजिए। ओके, सो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। चलिए देख लेते हैं रिसेंटली क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे
जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको चेंज किया गया और रुपी सेटलमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है उसको यहाँ पे आपका अलाउ किया गया है। तो ये जो चेंजेस है इससे क्या होगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस है उसका फुलफिलमेंट होगा। और ये चेंजेस आप देखो यहाँ पे क्या है कि इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए या फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है कि कैसे स्टेटस होल्डर होते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन कौन कौन है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। बेसिकली हम लोग आते हैं कि यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें ITS, इट मीन्स कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट, अगर हम लोग देखें कि RBI के द्वारा क्या क्या गाइडलाइन दिया गया है इंडियन रुपी में, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखो इन्वॉइसिंग अरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे रुपी में डिनोमिनेट करना है, रुपी में आप देखो कि इन्वॉइस करना है, ठीक है। एक्सचेंज रेट जो है करेंसीज़ के बीच में वो भी यहाँ पे मार्केट जैसा चलेगा उसी से ये डिटरमाइन भी होगा। एक्सपोर्टर इंपोर्टर की अगर हम लोग बात करें तो अब क्या है कि एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट यूज़ करते हैं, जो कि कुछ जो पार्टनर बैंक है उन्हीं के साथ इसको लिंक किया जाता है। ओके, तो देखिए नेशनलाइजेशन तो हम लोग देखें कि हम लोग अपने रुपी को पूरे देश भर में कहीं भी फ्रीली यूज़ करते। इंटरनेशनलाइजेशन करना है, जैसे कि डॉलर आज की डेट में पूरा इंटरनेशनलाइजेशन है, तो उसी तरीके से हम लोग को भी यहाँ पे अपने रुपी को भी बढ़ाना है। तो इस पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अब देखिए इंटरनेशनल फंक्शन क्या है रुपी का, अगर हम लोग गवर्नमेंट के लिए देखें और प्राइवेट सेक्टर के लिए देखें तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, तो इंटरनेशनल रिजर्व्स है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाते हैं, या इट मीन्स की जो फॉरेन की करेंसी है, चाहे वो चाइनीज़ का रेनमिंबी हो या फिर यहाँ पे एन हो या फिर यहाँ पे यूरो हो या फिर आपका डॉलर हो, तो उसकी हम लोग जो है क्या करते हैं कि रिजर्व्स बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल रिजर्व्स जो है गवर्नमेंट के लिए बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग बैंकों के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए देखें तो उनके लिए क्या होता है कि एक करेंसी सब्स्टिट्यूशन है, कि करेंसी को जो है ना वो सब्स्टिट्यूट करके चल रहे, उनके पास एक और ऑप्शन है कि अगर इंडियन रुपी नहीं है तो डॉलर तो है, तो इस तरीके से वो सब्स्टिट्यूट समझते हैं। साथ ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर देखें तो सरकार के लिए क्या है कि व्हीकल करेंसी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन है, और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या है कि वो इनवॉइस है एक तरीके का, जो वो व्यापार करते या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते, तो उसके लिए एक इनवॉइस आपको देखने को मिलेगा। यूनिट ऑफ अकाउंट अगर देखें तो यूनिट ऑफ अकाउंट में क्या है, तो लीगल करेंसी है, लीगल करेंसी का मान है। वही अगर हम लोग देखें तो डिनोमिनेटिंग ट्रेड एंड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ज़्यादा लमसम आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि सरकार के लिए क्या होता है और यहाँ पे इसके लिए क्या है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या है। अब समझते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का क्या मीनिंग है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो तारापुर कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात की गई थी, कि जो भी कैपिटल है यानी कि जो भी मनी होती है, जो भी करेंसी होती है, वो अगर दूसरे देश में जाते हैं तो वो कितना कन्वर्ट हो पाता है। जैसे हम लोग आज की डेट में इंडिया में है, कल हम लोग सिंगापुर में जाते हैं तो हमारी इंडियन रुपी जो है वो कितनी ईजिली कन्वर्ट हो पाती है, वहाँ पे हम लोग कितनी ईजिली जो है इसको यूज़ कर पाते हैं। अगर आज की डेट में देखें तो US का जो डॉलर है ना वो सबसे मोस्टली यहाँ पे एक्सेप्टेड करेंसी माना जाता है, कि इसको आराम से फ्रीली एक्सेप्ट कर पाते हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। इसके बाद यूरो है, ठीक है। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी की अगर हम लोग बात करें रुपी का, तो एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जिसमें कि रुपीज़ की एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। आज के डेट में डॉलर सबको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन रुपीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्यों, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो फ्रीली नहीं समझते, इसको यूज़ करने से उनको फ़ायदा नहीं होता, तभी तो ऐसा हो पा रहा है ना। तो इसलिए फ़ायदा बढ़ाना है, ठीक है। साथ ही आप लोग देखो कि इसको अडॉप्टिंग कहा जाता है, कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए, कि आराम से इसको कन्वर्ट भी किया जाए और लोग इसको फ्रीली यूज़ भी कर सके, फाइन, ये भी बात है। इनिशिएटिव अगर हम लोग देखें कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का इसकी तरफ जो है क्या क्या इनिशिएटिव है, तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जा रहा है, और इसको गवर्न कर रहे हैं फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये कानून है, इसके तहत आप देखो कि यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। फेमा अगर हम लोग बात करें तो ये रिप्लेस किया है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के, जिसमें कि इंडिया की जो अप्रोच है कंजर्वेशन से लेकर मैनेजमेंट तक, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके कंजर्वेशन से लेकर मैनेजमेंट तक जो अप्रोच है उसको यहाँ पे मैनेज किया गया है। फर्दर अगर हम लोग देखें इंडिया का जो रोल है उसको स्ट्रेंथन किया गया एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, और जो गवर्नमेंट है और जो RBI है उनके द्वारा भी नंबर ऑफ़ इनिशिएटिव्स लिया गया है कि कैसे हम लोग जो रुपीज़ है उनको इंटरनेशनलाइजेशन कर सके।
तो देखिए हम लोग तो बात करें कि चलिए देश भर में, दुनिया भर में, ग्लोब भर में हमारी जो इंडियन रुपी है उसको सब एक्सेप्ट करें, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों हम लोग चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट करें। इससे सबसे पहली बात होगी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिक्वायरमेंट है उसकी कम हो पाएगी। हम लोग आज की डेट में आप देखो कि डॉलर क्यों रिजर्व करके रखते हैं, यूरो क्यों रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि उनकी चलती है कि नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो तो उसकी चलती है। तो अगर हमारे पास सिर्फ रुपीज़ ही रहेगा और रुपीज़ अगर पूरे दुनिया भर में चलेगा तो हमें क्या ज़रूरत है कि दूसरे की करेंसीज़ को हम लोग अपने पास रखें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होने लगता है तो भी न्यूज़ में आता है, और ज़्यादा होने लगता है तो भी न्यूज़ में आ जाता है। तो उसकी वैल्यू है इसलिए ना, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि हम लोग दूसरे कंट्री की करेंसी को स्टोर करके रखें। सेकेंड है कि जो वल्नरेबिलिटीज़ है एक्सटर्नल शॉक का, वो कम हो जाएगा। आप देखो कि कोविड-19 के बाद से ही हम लोग के दिमाग में ये सारी बातें आने लगी है कि हम लोग को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए, हम लोग को अपने यहाँ जो है अपनी करेंसी को बूस्ट करना चाहिए। उससे पहले तो दिमाग नहीं आया था, क्योंकि उससे पहले सब ठीक लग रहा था। कोविड के आने के बाद क्या हुआ कि हमें सच्चाई पता चला कि जब हम लोग इंटरनेशनल कंट्री से कट हो जाते तो हमें मेनली कहाँ कहाँ नुकसान झेलने को देखने को मिलेगा, ठीक है, और मिला भी। तो उससे हम लोग सीख लिए कि भैया अपनी रुपीज़ को तो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ठीक है। करेंसी रिस्क को हम लोग मिटिगेट कर पाएंगे। आप देखते हो कि डिप्रिशिएशन हो जाता है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखो कि जो डिप्रिशिएशन होता है, हमारी करेंसी की हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में डाउन हो जाता है। तो हर कोई डॉलर में ही परचेज़ करना चाहता है, तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू इतनी आसानी से डिग्रेड हो जाती है। तो उसको भी यहाँ पे बेटर तरीके से हम लोग देख पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, डिग्रेड क्यों हो पा रहा है, ठीक है। साथ ही हमारी जो इंडिया का ग्लोबल स्टैचर है और जो रिस्पेक्ट है वो भी इन्हेंस हो पाएगा। देखिए हम लोग यूएसए का नाम बच्चा बच्चा क्यों जानता है, इंडिया को क्यों नहीं जानता, क्योंकि डॉलर जानता है ना, सबके मुंह पे डॉलर होता है। तो सबके मुंह पे अगर रुपीज़ रहे कि हाँ भाई कोई अगर करेंसी है तो रुपीज़ भी यूज़ करना है, तो उससे क्या होगा ना कि हमारा जो मान है, हमारा जो रिस्पेक्ट है हमारे कंट्री का, वो और कहीं ना कहीं बढ़ेगा, है कि नहीं। देखिए 2008 के रिसेशन के बाद क्या हुआ था कि जो चाइनीज़ एफर्ट था कि वो अपने रेनबिम्बी को इंटरनेशनलाइजेशन करे, तो हाँ वो कर पाया। वो अच्छा समय का जो है, मतलब कि कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो वो आपदा में अवसर ढूंढ पाया। उसी तरीके से हमें भी अब ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आप लोग देख लो कि अगर हम लोग इसको इंटरनेशनलाइजेशन करें तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहला है कि हमारी जो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी है वो कॉम्प्लिकेट हो पाएगी। इट मीन्स कि जो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाएगी। और जो आरबीआई का इतना एबिलिटी है कि वो कंट्रोल कर पाता है आज के डेट में डोमेस्टिक मनी सप्लाई, तो वो भी कहीं ना कहीं लिमिट हो पाएगा। ओके, साथ ही जो रीफाइनेंस का जो रिस्क है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा कि हम लोग फिर से यहाँ पे फाइनेंस करें। और यहाँ पे आप देखो कि जो एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है, वैल्यू ऑफ जो रुपी है इन्फ्लेशन रेट में, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो ये भी एक नेगेटिव हो गया। साथ ही आप देखो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी कि हम लोग को इंटरनेशनल फाइनेंशियल और जो मनी स्टेबिलिटी है, मनी सिस्टम है, उसको भी हम लोग को मेंटेन करके चलना होगा। तो हमारे ऊपर जो है एक और काम यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि अगर चलो भैया अगर हम लोग सोच लिए कि हमें अपने रुपीज़ को पूरे ग्लोबल लेवल पे फेमस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करना होगा और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा, ठीक है। साथ ही एक अच्छी तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट करना होगा जो कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, इट मीन्स की वॉल्यूम को लेकर और कंपोजिशन को लेकर भी। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जो रुपी एक्सेप्टेंस है वो भी बढ़ानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रुपीज़ को भी अगर रिजर्व करके रखने लगे ज़्यादा कंट्री में, मैक्सिमम कंट्री में, तो वो भी एक फ़ायदा है। साथ ही साथ हमें इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मर्चेंटाइज में, कमर्शियल सर्विस ट्रेड में, तो उसे भी इन्हेंस करने की ज़रूरत है। फाइन, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है कि अगर हम लोग ये सब करेंगे तो हमारी जो इंडिया की रुपीज़ की जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है और जो हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे आसान हो जाएगा। ओके, सो ये सारी तो बातें हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़ा बहुत दो बेनिफिट्स देखे थे और देख लेते हैं। सबसे पहले लोअर ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि कॉस्ट जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स का, इन्वेस्टमेंट का, तो ये सब कहीं ना कहीं कम हो पाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात कह सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो इम्प्रूव हो पाएगा। इट मीन्स कि आप देखो हमारा ट्रेड कॉस्ट कम हो जाएगा। हमारा जो एक घाटे में हम लोग चल रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो अगर हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम भी करें और हमारी यहाँ पे रुपीज़ की वैल्यू होगी, तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा। हमारा जो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बेटर हो पाएगा। साथ ही हमारा जो ट्रेड है वो भी फैसिलिटेट हो पाएगा कि चलो ठीक है, हमारी जो करेंसी की यहाँ पे पहचान है, तो उससे हम लोग किसी भी तरीके का जो ग्लोबल सेक्शन होता है उससे हम लोग बच पाएंगे।
साथ ही आप देखो तो ओवरकम हो पाएगी जो मोरल पॉलिसिंग है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से अगर हम लोग देखें तो कुछ हज़ार्ड्स वगैरह भी होते हैं, उसको भी ओवरकम करने में हमारी करेंसीज जो है वो फ़ायदेमंद हो पाएगी। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें कि क्या क्या इनिशिएटिव है जिससे कि हम लोग ये देख पाते हैं कि चलो ठीक है इंटरनेशनलाइजेशन कर पाए हम लोग रुपीज़ का। तो सबसे पहला है कि क्रॉस बॉर्डर बोरोविंग जो है वो रुपीज़ में करना स्टार्ट हो गया, तो ये भी एक अच्छी बात है। ट्रेड सेटलमेंट जो है वो रुपीज़ में करें। उसके अलावा आप देखो कि करेंसी स्वैप करें। 23 करेंसी स्वैप्स जो है वो 2018 में अग्री किया गया था, और वो भी यूएई सार्क मेंबर कंट्रीज़ के साथ। अदर मेजर्स अगर हम लोग देखें, जैसे डोमेस्टिक करेंसी के यूज़ को एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है, रीजनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए भी। साथ ही कुछ कंडीशंस है उसको भी एनेबल करना होगा, जैसे कि डोमेस्टिक रुपीज़ इंटरेस्ट रेट को हम लोग लिंक करें, जो प्राइमरी डीलर है उसको भी परमिट करना होगा। तो कुछ और भी काम यहाँ पे करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे रुपीज़ को और बेटर तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन में फोकस कर सके। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अगेन जो मुझे लगता है कि इसमें आपको ज़्यादा इतना डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत नहीं, बट एक जो बेसिक फंडा होता है वो समझने की ज़रूरत है। सो आई होप कि ये आपके सामने क्लियर हो पाया होगा। ओके, ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस पे अभी बात होती ही जाएगा और भी यहाँ पे मंथ बाय मंथ हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को और भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे कि आपके हर एक मंथ में ये सवाल आते ही रहेगा। ओके, तो अभी के लिए बस इतने ही रखते हैं, ठीक है। सो दिस टॉपिक्स आर 2 टॉपिक्स आर एनफ फॉर टुडे, एंड मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। और अगर आप लोग को इसी तरीके से विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन्स को डेली बेसिस पे अगर आप लोग को कंप्लीट करना है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप लोग जो है डेली बेसिस पे यहाँ पे लेसन देख सकते हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।